हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी। आपका थर्ड पेपर है ओशिनोग्राफी, ठीक है। और एक चीज और आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि भैया जो ओशिनोग्राफी है, चाहे एमए थर्ड सेमेस्टर, चाहे एमए फर्स्ट सेमेस्टर, चाहे एमए फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है ना, किसी भी सेमेस्टर में अगर ये आपका सिलेबस है ओशिनोग्राफी, तो सब में चलने वाला है। कभी कभी किसी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, इसको फर्स्ट सेमेस्टर में रख देते हैं, कभी कभी इसको थर्ड सेमेस्टर में रख दिया जाता है, कभी कभी इसको फोर्थ सेमेस्टर में। तो जिस भी सेमेस्टर में रहेगा उस सब में ओशिनोग्राफी अगर आप पढ़ लेंगे तो काम करेगा, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ठीक है ना। तो चलते हैं, काफी लघुत्तरीय प्रश्न कवर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो भैया समुद्र विज्ञान, फिर से एक बार सुन लीजिए, समुद्र विज्ञान जिस भी, चाहे एमए में लगे चाहे बीए में लगे, जिसमें भी अगर समुद्र विज्ञान का सिलेबस हो, तो चीजें आपको प्रॉपर तरीके से उसमें मिलने वाली है, सबके लिए लाभकारी होगा, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं देरी नहीं करते हुए। तो देखिए भैया, जो आपका पहला प्रश्न है वो क्या है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं। ये यहाँ पे छठा स्टार्ट किया गया है, इससे पहले वीडियो बन गई, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। तो ज्वार भाटा क्या है इसको देख लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। लिखा गया है, चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण ना सागरी जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। यानी भैया चंद्रमा और सूर्य की जो आकर्षण शक्तियां होती हैं, ठीक है ना, आकर्षण बल जो होता है, उनके कारण जो सागर का जल होता है, ऊपर उठने तथा उसके नीचे गिरने की क्रिया को क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा बोलते हैं, ठीक है। देखिए आगे क्या लिखा गया है, सागरी जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरी जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने को क्या बोलते हैं भैया, भाटा कहते हैं। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। देखिए अगला क्या दिया गया है आगे, कि महासागरों और समुद्रों में जो ज्वार भाटा आता है, उसके लिए कुछ उत्तरदायी कारक हैं। कौन कौन से उत्तरदायी हैं भैया कारक, आपका सूर्य का गुरुत्वीय बल है, ठीक है ना, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल है, और पृथ्वी का अपकेंद्री बल है। ये तीन कारक जो है महत्वपूर्ण है, जिनकी वजह से भैया समुद्रों में या फिर महासागरों में ज्वार भाटा आता है, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रशांत महासागर की जो गर्म जलधाराएं हैं उनके बारे में आपको बात करना है, ठीक है। देखिए लिखा गया है, उत्तर विषुवत रेखी उत्तर जो विषुवत रेखी जलधारा है वो भी यहाँ की, मतलब प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। क्यूरियोसियो की जलधारा जो है, उत्तरी प्रशांत जलधारा जो है, अलास्का की जलधारा, एल नीनो की जलधारा, ठीक है ना, सुशीमा की जलधारा, दक्षिण विषुवत रेखी जलधारा आपका जो है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, और विपरीत विषुवत रेखी जलधारा, जिसको आप ठीक है ना, विपरीत ही बोला जाता है इसको, या फिर प्रति विषुवत रेखी जलधारा भी इसको आप कह सकते हैं। ये सब जलधारा जो है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो भैया अगला प्रश्न आपका क्या है, प्रशांत महासागर की जो ठंडी जलधाराएं हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए क्या है, क्यूराइल की जो विषुवत रेखी जलधारा है, ये भी ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया की जो जलधारा है, ठीक है ना, हम्बोल्ट जलधारा, जिसको आप पेरू पेरू भी जलधारा बोलते हैं ना, पेरू की जलधारा, चाहे हम्बोल्ट बोलिए चाहे पेरू की जलधारा बोलिए, या फिर पेरूवियन जलधारा भी जो है आपका ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर की, ठीक है। अंटार्कटिका की जलधारा जो है ये भी आपका क्या है, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न क्या है, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, कहाँ की, अटलांटिक महासागर की, देख लेते हैं। तो देखिए दिया गया है, पहला आपका उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा, ठीक है ना, दूसरा गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, दक्षिण विषुवत रेखी जलधारा, ठीक है ना, ब्राजील की जलधारा, विपरीत विषुवत रेखी जलधारा जिसको गिनी भी कहते हैं ना, इरमिंजर की जलधारा, ये सभी जलधाराएं जो भैया आपका अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, ठीक है। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अटलांटिक महासागर की भैया ठंडी ठंडी जो है जलधाराएं इनके बारे में बात करते हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनसे आपको हर साल जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा बढ़िया। पहला क्या है, लेब्राडोर की जलधारा जो है, बेंगुएला की जलधारा जो है, कनारी की जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा,
अंटार्कटिका की जलधारा, ठीक है ना, फॉकलैंड की जलधारा, ये सभी जो जलधाराएं हैं भैया वो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो ज्यादा लंबी ना बने इसी वजह से प्रश्न कम रख रहे हैं, ताकि इसको जहां जहां आप उठते बैठते खाते पीते आराम से इस वीडियो को देख सकें और चीजें आपके माइंड में फीड हो सकें। ठीक है, ज्यादा लंबी हो जाता है तो वीडियो बोरिंग हो जाती है। ठीक है, बोरिंग ना हो इस वजह से क्या करेंगे हम, थोड़ा थोड़ा कवर अप करेंगे इसमें। तो देखिए अगला क्या है कि हिंद महासागर की गर्म जलधाराएं जो होती हैं उसके बारे में बात करना है। गर्म एवं अस्थायी जलधारा जो होती है, पहला क्या है, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, ठीक है ना। अगला क्या है, मोजाम्बिक जो जलधारा है, ठीक है। अगला क्या है, अगुलहास की जलधारा जो है, ये सब जलधाराएं भैया आपकी अस्थायी जलधारा और गर्म जलधारा है, कहाँ की, हिंद महासागर की। 12वां प्रश्न आपका जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सार्गेसो सागर क्या है इसके बारे में आपको जानना है। और यह प्रश्न भैया बार बार पूछा भी जाता है कि सार्गेसो सागर क्या है, ठीक है ना, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए लिखा गया है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 अंश से, ठीक है ना, 20 अंश से 40 अंश जो है उत्तरी अक्षांश तथा 35 से 70 अंश जो है पश्चिमी देशांतरों के मध्य जो चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराएं हैं, ठीक है ना, जलधाराओं के मध्य जो स्थित एवं शांत जल क्षेत्र होता है उसी को क्या कहते हैं भैया, सार्गेसो सागर के नाम से जाना जाता है। क्या क्या कह रहा है, 20 से 40 अंश तक उत्तरी अक्षांश तथा 35 से 75 अंश तक पश्चिमी देशांतरों के मध्य जो प्रवाहित होने वाली जलधाराएं हैं उनके बीच में जो स्थिर एवं शांत जल क्षेत्र है उसी को क्या कहा जाता है, सार्गेसो सागर कहा जाता है। ठीक है, देखिए आगे दिया गया है, यह गल्फ स्ट्रीम, कनारी और उत्तरी विषुवत धाराओं के बीच में स्थित एक शांत जल क्षेत्र है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं कि इसको सार्गेसो सागर क्यों कहा जाता है। ठीक है, देख लेते हैं क्या है, इसके तट पर जो है मोटी समुद्री घास तैरती है। इस घास को पुर्तगाल भाषा में सार्गेसम कहते हैं। भैया जो इसका तट है किसका, सार्गेसो सागर का, वहां पर मोटी प्रत वाली जो होती है समुद्री घासें, मोटी घासें, समुद्री घासें देखने को मिलती है आपको, तैरती रहती हैं। इस घास को पुर्तगाली भाषा में क्या कहते हैं, सार्गेसम कहते हैं, जिसके नाम पर ही क्या होता है, इस सागर को सार्गेसो सागर इसका नाम रखा गया था। ठीक है, आगे क्या है, सार्गेसम जो घासें होती है वो जड़ विहीन घास होती है। ठीक है, सार्गेसो सागर का जो क्षेत्रफल है वो 11,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना, यहाँ अटलांटिक की सर्वाधिक लवणता जो है कितना, 37%, और औसत वार्षिक तापमान जो होता है 26 सेल्सियस आपको देखने को मिल जाता है। ये चीज आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में जरूर लिखिएगा कि सार्गेसो सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था। ठीक है ना, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। विदा लेने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए और इसको जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।